अस्सलाम वालेकुम। वो न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएं कि बानी पीटीआई खावर मानिका की गैर मौजूदगी में बुशरा बीबी के घर आते थे। गैर शरई निकाह केस में घरेलू मुलाजिम लतीफ़ के चश्मकुशा इंकशाफात सामने आए हैं। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में बयान जमा करवा दिया। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। गैर शरई निकाह केस में घरेलू मुलाजिम के चश्म कुशा इंकशाफात। खावर मानिका के मुलाजिम मोहम्मद लतीफ ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। घरेलू मुलाजिम लतीफ ने अदालत को बताया कि सरबराह पीटीआई बुशरा बीबी के साथ कमरे में चले जाते। वो जाता तो उसे बुरा भला कहते थे। दोनों कहते थे कमरे से बाहर चले जाओ। कई बार साबिक चेयरमैन को खावर मानिका के फोन आने और उनके कहने पर घर से निकाला। साबिक चेयरमैन पीटीआई का 2015 में कभी कभार और 16-17 में आना जाना ज्यादा हो गया। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने गवाह से इस्तफसार किया कि क्या साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी आपको कमरे में साथ बिठाते थे। गवाह लतीफ ने कहा कि नहीं, खावर मानिका कहते थे जाकर उन्हें देखो। केस में खावर मानिका, ओन चौधरी और मुफ्ती सईद का बयान पहले ही कलमबंद हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने केस के काबिल समात होने या न होने पर दलाइल तलब कर लिए। मजीद समात 8 दिसंबर तक मुलतवी कर। साबिक चेयरमैन पीटीआई कहते हैं कि निकाह के बाद बीवी को देखा, झूठ ढिठाई से बोलता है ताकि सच का गुमान हो। तुम्हारे नौकर सच कह रहे हैं कि बीवी ने खुद इतराफ़ किया। जावेद लतीफ़ की मीडिया से गुफ्तगू, इसको शर्म आनी चाहिए। कौन लोग वज़ीर आज़म बनाते हैं और फिर कहते हैं कि फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं। है क्या पाकपतन के लोग इन चीज़ों को भूल सकते हैं? क्या किसी और मुजरिम को जेल में देसी मुर्गी खिलाई जाती है? अंदेशा है कि आलमी ताकतें एक एजेंडे पर तुम्हें सपोर्ट कर रही हैं। सिविल नाफरमानी के बाद 9-10 मई को उसने किया, उससे अभी उसके असरात से बाहर पाकिस्तानी कौम नहीं निकल सकी। भंवर से, इस गर्दाब से निकालने की अगर कोई पोजीशन में है तो अल्लाह की रहमत के बाद नवाज शरीफ पे लोगों की नज़र है कि यही है वो शख्स जो इस गर्दाब से निकाल सकेगा। बाकी पीपल्स पार्टी का लीडर, उनका जो कहना है, मैं सिर्फ उनको ये कहूँगा कि अंदरून सिंध की फ़िक्र करें। ये पंजाब, ये बाकी शहरों में आप जाएं ज़रूर, मगर अंदरून सिंध जो 15 सालों में आपने किया है उसका जवाब आपको 2024 के इंतखाबात के दिन देना पड़ेगा। तमाम पाकिस्तानी कौम की तरह अदारों में बैठे लोग, वो लोग भी आज कह रहे हैं नवाज शरीफ जल्दी आ जा, तेनों अखियां उड़ीक दी। पीटीआई का नया चेयरमैन कबूल नहीं। दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें दायर कर दी गई हैं। अकबर एस बाबर और राजा ताहिर ने इंतखाबात कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी है। दरख्वास्त में लिखा क़वायद-ओ-ज़वाबित, शेड्यूल और कागजाती नामजदगी का तरीक़ाकार नहीं बताया गया। चेयरमैन पीटीआई का इंतखाब ढोंग है, उसे कलअदम करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें दायर कर दी गयी। पार्टी के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज करने के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें लिखा गया कि पीटीआई के 2 दिसंबर को होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दिए जाएं। दरख्वास्त में कहा गया है कि क़वायद-ओ-ज़वाबित, शेड्यूल, कागजात नामजदगी और तरीक़ेकार नहीं बताया गया। 2 दिसंबर तक इंतखाबात के बारे में मालूमात पीटीआई वेबसाइट पर नहीं थी। दरख्वास्त में कहा गया है कि सियासी जमातों में जल्द ही इंट्रा पार्टी इलेक्शन का अमल खत्म किया जाए और तमाम बड़ी सियासी जमातों को इंतखाबी कवानीन और ज़ाब्तों का पाबंद बनाया जाए। पीटीआई के रुकन राजा ताहिर ने भी दरख्वास्त दायर कर दी। कहा गया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पार्टी आइन के मुताबिक नहीं, डमी पैनल तश्कील देकर इंतखाबात करवाए गए। इंतखाबात कराना सेक्रेटरी जनरल पीटीआई की जिम्मेदारी थी। दोबारा इंतखाबात कराने की हिदायत की जाए। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 2 दिसंबर को हुए थे, जिसमें चेयरमैन समेत तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। पीटीआई के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज कर दिए। पीटीआई इलेक्शन महज दिखावा, फरेब और इलेक्शन कमीशन को धोखा देने की नाकाम कोशिश करार। पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने और फौरी तौर पर गैर जानिबदार फरीक की निगरानी में दोबारा इंतखाबात कराने की इस्तदा कर दी। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा कि आप अपनी पार्टी में लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं देते? हम बल्ले का निशान बचाने निकले हैं। पार्टी आइन के तहत इंतखाबी क़वायद-ओ-ज़वाबित नहीं बताए गए। इलेक्शन कमीशन में शवाहिद जमा करा दिए।
آج ہم سب نے الگ الگ درخواستیں جمع کرائی ہیں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی کے حوالے سے. درخواست جو میں نے دی ہے اس میں ہم نے تمام ثبوت رکھے ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ استدعا کی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو جعلی الیکشنز ہوئے ہیں, یہ جو فراڈولنٹ الیکشنز ہوئے ہیں, یہ جو فیک الیکشنز ہوئے ہیں, یہ جو ریگڈ الیکشنز ہوئے ہیں, ان کو کالعدم قرار دیں. اور ان کو کالعدم قرار دینے کے ساتھ ساتھ ہم نے ان سے یہ بھی درخواست کی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ حکم دے کہ فی الفور فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائیں, لیکن نیوٹرل مانیٹرز کے نیچے. آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں, آپ اپنے گھر میں لیول پلینگ فیلڈ کیوں نہیں دیتے؟ آپ اپنے پارٹی کے ممبرز کو کیوں نہیں لیول پلینگ فیلڈ دیتے؟ لیکن آج بلہ جو ہے وہ خطرے میں ہے پاکستان تحریک انصاف کے سمبل کے حوالے سے. جو میں نے درخواست دی ہے اس میں ویڈیو ثبوت بھی دیے ہیں, وہ حقائق سامنے ہم نے رکھے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے یہ الیکشن ایکٹ 2017 کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہوئی ہے. 2 صوبے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں, الیکشن کے لیے تیار ہیں, مگر ہمیں ماحول دیا جائے. اس بدامنی کی صورتحال میں کیا انتخابات ہو سکتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کا اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں سوال. کہا لاہور میں تو سب ٹھیک ہے مگر ہماری طرف بھی سب ٹھیک ہو, ہمارے کارکنان شہید ہو رہے ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان, ٹانک اور لکی مروت میں کوئی پولیس نہیں, نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. پی ٹی آئی میں ہوا بھری ہوئی تھی جو اب ختم ہو گئی ہے. ہم ہر وقت جانے کے لیے تیار, ہمیں ماحول دیا جائے. اور ماحول کیا ہے کہ 2 صوبے اس وقت بدامنی کے لپیٹ میں, تو اس سارے صورتحال میں کیا انتخابی مہم چلائی جا سکے گی؟ ایک سوال ہے. یہاں لاہور میں بیٹھ کر ماحول نہیں دیا جا سکتا. خیر خیریت ہے, لیکن ذرا ہماری طرف تو آئے. میرے مہمان اگر آپ ہوں گے نا تو میں مغرب کے بعد آپ کو گھر سے نہیں نکلنے دوں گا. باجوڑ سانحے کے بعد ہمارے 4-5 ساتھی شہید ہوئے وہیں پہ. ڈیرہ اسماعیل خان میں, ٹانک میں, لکی مروت میں کوئی پولیس نہیں ہے. مسلم لیگ کے ساتھ ہماری جو ریلیشنز اب تک رہے ہیں گزشتہ حکومت میں بھی, اس کے بعد بھی, اور پھر اس پورے 3-3.5 سال دورانیے میں جو تحریک تھی وہ ہم نے مل کر چلائی ہے, وہ ہم برقرار رکھنا چاہتے ہیں الیکشن میں بھی اور الیکشن کے بعد بھی. تو اس حوالے سے اتفاق رائے ہو گیا ہے کہ ہم دونوں جماعتوں نے اسی نظم کے ساتھ ہم انتخابی ایڈجسٹمنٹ کریں گے. اس طریقے سے پارٹیاں نہیں ہوا کرتی. یہ ایک غبارہ تھا اور اس میں ہوا بھری گئی تھی, بس ہوا نکل گئی تو غبارہ ختم ہو گیا. غبارے کی حیثیت ہی ختم ہو جاتی. جن لوگوں کی وفاداریاں تبدیل ہو رہی ہیں ان کو جبری طور پر پی ٹی آئی کا وفادار بنایا گیا تھا. یہ سارے مجبور ہو کر شامل ہوئے تھے. انتخابی عمل کو متنازع نہ بنایا جائے, ہر حلقے سے انتخابات جیتنے کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. راجہ پرویز اشرف کی لاہور میں نیوز کانفرنس. کہا کہ متنازع الیکشن سے بننے والی حکومت ترقیاتی کام نہیں کر پاتی. الیکشن کمیشن لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرنے والوں کو مطمئن کرے. ایسا نظام اپنانے کی کوشش کی ہے جس سے ہمارے الیکشن جو ہیں وہ کنٹروورشل نہ ہو, لیکن بدقسمتی ہے کہ ہر الیکشن میں کوئی نہ کوئی کنٹروورسی کھڑی ہو جاتی ہے. تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا جہاں اجتناب کرنا ہے وہاں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے قومی ادارے جو ہیں وہ پاکستان کے قومی ادارے, وہ کسی ایک جماعت کا کوئی ایسا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک غیر ذمہ دارانہ بیان جو ہے کسی طرف سے بھی نہیں آنا چاہیے. الیکشن پروسیس کو کنٹروورشل کر لیتے ہیں تو اس الیکشن کے نتیجے میں جو حکومت بنتی ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکتی. مطلب ہم اپنے الیکشن پروسیس کو کمزور کر لیں, اپنے اداروں کو پر سوالیہ نشان اٹھا دیں, اپنے الیکشن کمیشن کو کنٹروورشل کر دیں, تو پھر آپ کیسے ایسی حکومت تشکیل پا سکیں گے جو آپ کے مسائل کا حل آپ کو دے گی. وقت آنے دیں, نون لیگ کو پتہ لگ جائے گا کہ کون جیتے گا. الیکشن ایسے نہیں جیتے جاتے. اگر پی ٹی آئی کو الیکشن سے دور رکھا گیا تو الیکشن پر سوال اٹھ جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ کی سکھر میں بول نیوز سے بات چیت. کہا یہ فیصلہ عوام کو کرنے دیں کہ وہ کس کو منتخب کرنا چاہتے ہیں. وقت بتائے گا, ٹائم بتائے گا کہ کیا ہوگا, کیسے لوگ ووٹ دیتے ہیں, کس کو ووٹ دیتے ہیں, یہ وقت بتائے گا. مجھے عزت ہے مسلم لیگ نون کے لیے, ان کی لیڈرشپ کے لیے, ان کے ورکروں کے لیے, ان کے سیکنڈ لیڈرشپ کے لیے بہت بڑا احترام. ہمارے دوست ہیں, دوست رہے ہیں, دوست ہوں گے. ہم پارلیمنٹرین ہیں, مگر ان لوگوں نے شو آف خود جان بوجھ کے ایسا کیا ہے. شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کریں گے لوگ ووٹ دیں گے. نہیں, اس سے ووٹ نہیں ملے گا, اس سے اور ووٹ نیگیٹو جائے گا. کیونکہ جو 50 کی عمر تک ہے نا, وہ میں اس کو یوتھ سمجھتا ہوں.
हर जमहूरी जमात को इलेक्शन में जगह मिलनी चाहिए। अफसोस कि हम 1997 के दौर में धकेले जा चुके हैं। नून लीग के पास माशी इस्तेहकाम लाने की सलाहियत है। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल के अमीर मकाम के हमरा लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि इलेक्शन इंतहाई अहम। नून लीग की कारकर्दगी कोहे हिमालय से भी ऊंची नजर आती है। PDM की इज्तिमाई कोशिश से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया। PTI को 9 मई के वाक़े पर मुसल्लह अफवाज और कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। मुनज़्ज़म साजिश के तहत इदारों की हुर्मत को ख़त्म किया गया। जमहूरी जमात है, उसे स्पेस मिलनी चाहिए। आज हम तकरीबन तारीख में वहीं वापस धकेले जा चुके हैं जहां 1997 में खड़े थे। मुस्लिम लीग नून वो जमात है कि जिसके पास ये सलाहियत है, जिसका माजी इस बात का गवाह है कि जब भी मुस्लिम लीग नून बरसरे इक़्तिदार आई है, उसने पाकिस्तान की मईशत को जदीद बुनियादें फराहम की हैं। आज हमने पिछले 16 माह के दौरान जो एक मखलूत हुकूमत थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। अगर PTI भी चाहती है कि वो पुरअमन तरीके से अपने आप को जमहूरियत के अंदर लाए, तो 9 मई के वाक़े के ऊपर कौम से, मुसल्लह अफवाज से और शोहदा से माफी मांगे। PTI ने एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत पाकिस्तान के नौजवानों में और पाकिस्तान के अवाम में एक एक इदारे की हुर्मत को ख़त्म किया है। तो दूसरी जानिब नून लीग में टिकटों की तकसीम पर तनाव है। खुर्रम दस्तगीर कहते हैं किसी को भी टिकट देने का इख्तियार नवाज शरीफ के पास है। दानियाल अजीज़ का मामला चंद दिनों में हल हो जाएगा। टिकटों के मामले पर तनकीद होगी। जमहूरी लोग तनकीद बर्दाश्त करते हैं। वो बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्ज़िया में गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानते हैं। अब जबकि हमें आगे बढ़ना है तो ये मुख्तलिफ इलाकों में टिकटों के मामलात पर तनाव भी होगा। जो टिकट देने का इख्तियार है वो मियां नवाज शरीफ के पास है, वो कायद हैं जमात के, तो लिहाजा ये तनाव जो है ये जारी रहेंगे। जो एक दूसरे के ऊपर तनकीद है वो होगी, लेकिन मुझे ये तवक्को है कि दानियाल अजीज भी हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, तो उनके साथ भी मामला जो है आने वाले दिनों में हल हो जाएगा। और पार्टी के अंदर तनकीद होती रहती है, लेकिन मेरी तो सबसे यही इस्तदा है कि जो तनकीद है वो अंदर बैठ कर करें, और अगर पब्लिकली तनकीद करने की मजबूरी है तो जातियात पर ना करें। हम सब जमहूरी लोग हैं, तनकीद और इख्तलाफ बर्दाश्त करते हैं। बलूचिस्तान में कैसे मारेंगे मैदान? पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्टेबल्स जमा करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। मजीद 5 साबिक अरकान असम्बली को पार्टी में शमूलियत की दावत दे दी गई। बलूचिस्तान में इलेक्शन से पहले इलेक्टेबल जमा करने की दौड़, पीपल्स पार्टी की भी कोशिशें जारी। कई साबिक अरकान असम्बली को पार्टी में शमूलियत की दावत दे दी गई। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने सरदार यार मोहम्मद रिंद, उमर खान जमाली और खालिद लांगो को पार्टी में शामिल होने की दावत दी है। सरदार सालेह भूतानी और जान मोहम्मद जमाली से भी पार्टी में शमूलियत के लिए राब्ता किया गया। इससे पहले साबिक वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बजंजो को भी सब्ज स्याह लाल झंडा थामने की दावत दी गई है। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में मजीद इलेक्टेबल्स भी जमा करने के लिए कोशां है। और अभी खबर शामिल करेंगे रावलपिंडी से, जहां कायम बेनजीर भुट्टो अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के बायस 10 माह की अलीजा जिंदगी की बासी हार गई है, जबकि अस्पताल इंतजामिया ऑक्सीजन के वाफर स्टॉक की दावेदार है। मजीद क्या अहवाल हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे वसीम चौधरी से। जी वसीम, बताइए। आज बेनजीर भुट्टो अस्पताल में एल में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें 10 माह की अलीज़ा जो है उसकी यहाँ पर वो जो है खालके हकीकी से मिली है, जिस पर बताया ये जा रहा था कि गैस ऑक्सीजन की कमी के बायस जो है वो बच्ची जाबाक हुई है। जबकि बेनजीर भुट्टो अस्पताल इंतज़ामिया का ये कहना है कि उनके पास वाफर मिकदार में ऑक्सीजन गैस मौजूद है और आइंदा 15 रोज़ तक स्टॉक जो है उनके पास मौजूद है। ठीक है वसीम, आपका बहुत शुक्रिया। खबर है कराची से, जहां डाकू राज खत्म न हो सका। नॉर्थ नाजिमाबाद में फूड डिलीवरी बॉय को कत्ल कर दिया गया। मकतूल अरसलान के कत्ल की इतला वालिदैन को न दी गई। बहन के इस्लामाबाद से कराची पहुंचने पर तदफीन की जाएगी। मजीद तफसीलात खुरम गुलजार की इस रिपोर्ट में। कराची में शहरी डाकुओं के रहम करम पर एक और शहरी लूटमार की भेंट चढ़ गया। नॉर्थ नाजिमाबाद में लूटमार के दौरान मज़ाहिमत करने पर 24 साला अरसलान को डाकुओं ने कत्ल कर दिया। मकतूल नॉर्थ कराची सेक्टर 7 का रिहायशी था। गुज़िश्ता 1.5 साल से फूड डिलीवरी का काम कर रहा था। बहुत अच्छा लड़का था, मोहल्ले में बहुत अच्छा उसका रिकॉर्ड था। किसी मामले में मतलब ऐसे कोई गलत मामला में नहीं था, कुछ नहीं था। अपने काम पे जाता था, काम से आता था। अहले मोहल्ला कहते हैं शहर में कोई महफूज नहीं है। घर से निकलते हैं तो लुट जाते हैं। 2 महीने पहले
बाइक हुई है मुझसे जी, 2 महीने पहले। एक बंदा था, पिस्तंदी थी शायद, थी या नहीं थी, क्या हुआ था वो छीन के लगी। अरसलान की वालदा इंतहाई अलील हैं। अहले खाना ने मौत की खबर वालिदैन को नहीं दी। इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर बहन के आने के बाद तदफीन की जाएगी। खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। खबर शामिल करेंगे कराची के जिना अस्पताल से, जहां 8 साला बच्चे की लाश लाने का वाकया। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक मजीद CCTV फुटेजेस हासिल कर ली गई हैं और तफ्तीश में मालूम हुआ है कि वाकया ट्रैफिक हादसा है। कराची जिना अस्पताल में 8 साला बच्चे की लाश लाने के केस में पेशरफ। वाकये से मुतालिक मजीद CCTV फुटेजेस पुलिस ने हासिल कर ली। तफ्तीश के मुताबिक वाकया ट्रैफिक हादसा है। DIG साउथ असद रजा ने बताया कि CCTV में नजर आने वाले दोनों अफराद गाड़ी में सवार थे। कोरंगी रोड पर बच्चा गाड़ी के सामने आया और ट्रैफिक हादसे का शिकार हुआ, जिसके बाद दोनों अफराद ने बच्चे को गाड़ी में डाला और जिना अस्पताल पहुंचाया। बच्चे को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया। DIG असद रजा का कहना है कि बच्चे के अहले खाना तदफीन के सिलसिले में लोधरा गए हुए हैं। कराची वापस पहुंचने पर इनसे राब्ता करके मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए गुज़श्ता रोज डिफेंस में कायम बंगले पर छापा मारा गया था, लेकिन ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। कराची में डाकू बेलगाम। कोरंगी सनती एरिया में 2 पुलिस एहलकारों को लूट लिया गया। नाज़िमाबाद में डकैती मज़ामत पर फायरिंग से शहरी जख्मी हो गया। न्यू कराची में गोधरा के इलाके में फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ। साइड सुपर हाईवे फकीरा गोट से नौजवान की तशद्दुद लाश मिली। कराची में डाकू राज, मुल्जिमान की दीदा दिलेरी। 2 पुलिस एहलकारों को भी लूट लिया। खोखरा पार्क थाने के हेड मुहर्रर रहमत अली और कांस्टेबल शहबाज प्राइवेट गाड़ी में SSP कोरंगी ऑफिस से वापस जा रहे थे। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान असले के जोर पर एहलकारों से 80,000 रुपए और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। वारदात का मुकदमा कोरंगी सनती एरिया थाने में दर्ज कर लिया गया। नाज़िमाबाद उर्दू बाजार के करीब डकैती मज़ामत पर सफ़ाक मुल्जिमान ने गोलियां बरसा दी। फायरिंग से शहरी जख्मी हो गया। न्यू कराची गोधरा में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से शहरी शदीद जख्मी हो गया। साइड सुपर हाईवे फकीरा गोट से नौजवान की तशद्दुद लाश मिली। मकतूल की शिनाख्त न हो सकी। FIA की कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग के मुनज़्ज़िम गैंग का सरगना धर लिया गया। मुल्जिम अदनान अफजल गुज़िश्ता 2 सालों से FIA को मतलूब था। मुल्क दुश्मनों को एक और शिकस्त। पंजाब पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए सरगोधा में असलहे से भरी गाड़ी पकड़ ली। 6 असलहे डीलर्स गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। भारी मिक़दार में असलहा बरामद कर लिया गया। पंजाब बड़ी तबाही से बच गया। सरगोधा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। असलहे से भरी हाईएस वैन पकड़ ली। 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान पंजाब के मुख्तलिफ अजला में असलहा स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान मशकूक हाईएस वैन को रोका। तलाशी लेने पर भारी मिकदार में जदीद असलहा की खेप पकड़ी गई। आज लक्सियां पुलिस ने नजायज असला के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक बैनुल सूबाई गिरोह गिरफ्तार किया है, जिसके 6 अरकान KPK से बिलोंग करते हैं और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में नजायज असला सप्लाई करते थे। इस सिलसिला में सरगोधा की तमाम मेन शाहराहों को खुसूसी नाकाबंदी के जरिए महफूज बनाया गया है और नजायज असला की तरसील को खत्म करने के लिए मुस्बत इकदाम किए गए हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिले नौशेरा से है। गिरफ्तार 6 रुकनी बैनुल सूबाई असलहा स्मगलरों के गिरोह के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मजीद तफ्तीश जारी है। और बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर है कि नेपरा ने बिजली मजीद महंगी कर दी है। बिजली की कीमतों में 3 रुपए 7 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बिजली मजीद महंगी कर दी। नेपरा के मुताबिक बिजली की कीमत में 3 रुपए 7 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया है। कीमतों में इजाफा अक्टूबर की फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक के अलावा तमाम सारिफीन पर होगा। बिजली सारिफीन को आइंदा माह इजाफी अदायगियाँ करना होंगी। नेपरा हुक्काम ने बताया अक्टूबर में रेफरेंस से कम बिजली पैदा की गई। अक्टूबर में 9 अरब 25 करोड़ यूनिट बिजली पैदा की गई। पन बिजली जराए से 3 अरब 11 करोड़ यूनिट बिजली पैदा की गई। खबर शामिल करेंगे लाहौर हाई कोर्ट से, जहां बिजली के बिलों के जरिए सेल्स टैक्स वसूली रोकने का हुक्म दे दिया गया है। अदालत ने करार दिया कि FBR सेल्स टैक्स खुद वसूल करे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख ने मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि FBR के पास सेल्स टैक्स वसूली के बहुत सारे इख्तियारात हैं। बिजली के बिलों के जरिए वसूली दुरुस्त नहीं है। निजी कंपनीज के वकील ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कानून के तहत सेल्स टैक्स बिजली के बिलों के जरिए वसूल नहीं किया जा सकता।
اور ابھی یہ خبر ہے کہ سوئی نادرن نے گیس مزید مہنگی کرنے کی تیاری کر لی ہے۔ قیمت میں اضافہ 1 جولائی سے مانگا گیا ہے۔ اوگرا 11 دسمبر کو درخواست پر سماعت کرے گا۔ گیس کی قیمت بھی بڑھنے کو تیار۔ سوئی نادرن نے گیس مزید 62.137% مہنگی کرنے کی درخواست اوگرا میں دائر کر دی۔ درخواست میں گیس 1715 روپے فی MMBTU مہنگی اور اضافہ 1 جولائی 2023 سے مانگا گیا ہے۔ سوئی نادرن کا کہنا ہے کہ درخواست 2023-24 کی آمدن میں کمی کو پورا کرنے کے لیے دائر کی گئی، جو 181 ارب 51 کروڑ 60 لاکھ روپے ہے۔ گیس کی قیمت 2961 روپے 98 پیسے فی MMBTU مقرر کی جائے۔ اوگرا کی جانب سے سوئی نادرن کی درخواست پر سماعت 11 دسمبر کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو عام انتخابات کے لیے مزید 17 ارب 40 کروڑ روپے فنڈز جاری۔ جولائی میں 10 ارب دیے گئے تھے، جس کے بعد مجموعی طور پر عام انتخابات کے لیے مختص 42 ارب روپے میں سے 27 ارب 40 کروڑ روپے الیکشن کمیشن کو جاری ہو چکے ہیں۔ عام انتخابات کی تیاریوں میں اہم پیش رفت۔ ملک میں عام انتخابات کے لیے مزید 17 ارب 40 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے۔ وزارت خزانہ کے مطابق جولائی 2023 میں الیکشن کمیشن کے لیے 10 ارب روپے جاری کیے گئے، جس کے بعد مجموعی رقم 27 ارب 40 کروڑ روپے ہو گئی، جو کل مختص 42 ارب سے جاری کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو درکار فنڈ بر وقت جاری کیے جائیں گے۔ وزارت خزانہ اعلامیے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کو عام انتخابات کے لیے مجموعی 27 ارب 40 کروڑ کے فنڈز جاری ہو چکے ہیں۔ حکومت عام انتخابات کے لیے ECB کی ضروریات کے مطابق فنڈز فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے فنڈز کی عدم فراہمی پر سیکرٹری خزانہ امداد اللہ بسال کو گزشتہ روز طلب کیا گیا تھا، جس پر سیکرٹری خزانہ نے فنڈز کی فراہمی کا یقین دلایا تھا۔ توہین الیکشن کمیشن کیس کا ٹرائل کہاں ہوگا؟ الیکشن کمیشن کل محفوظ فیصلہ سنائے گا۔ وزارت داخلہ بانی پاکستان تحریک انصاف کو کمیشن کے سامنے پیش کرنے سے معذرت کر چکی ہے۔ وزارت قانون سے رائے لینے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ فواد چودھری اور سابق چیئرمین PTI کا ٹرائل اڈیالہ جیل میں کیے جانے کا امکان ہے۔ اور بات کرتے ہیں غزہ کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے۔ غزہ پر اسرائیل کے فضائی اور زمینی حملے تیز ہو گئے۔ شمالی اور جنوبی غزہ میں اسکولوں، پناہ گزین کیمپوں اور رہائشی عمارتوں پر وحشیانہ بمباری سے بچوں اور خواتین سمیت درجنوں فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ غزہ کے نصر میڈیکل کمپلیکس میں 43 لاشیں اور درجنوں زخمی لائے گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 15,900 تک جا پہنچی ہے۔ حماس کے حملوں میں 3 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے، درجنوں فوجی گاڑیاں تباہ کر دی گئیں۔ اسرائیل نے زمینی جنگ کا دائرہ جنوبی غزہ تک پھیلا دیا۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں محفوظ زون کے قیام کو ناممکن قرار دے دیا ہے۔ اپنے پیاروں کی شہادت پر غم سے نڈھال لواحقین کی ویڈیوز نے دیکھنے والوں کے دل دہلا دیے۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت جاری، فضائی اور زمینی حملوں میں تیزی۔ تازہ حملوں میں درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی، شہداء کی تعداد 15,900 تک جا پہنچی۔ اسرائیل نے شمالی غزہ میں 2 اسکولوں اور جنوبی غزہ کے نصیرات کیمپ پر بمباری کی۔ خان یونس سمیت دیگر علاقوں پر بھی بم برسائے گئے۔ بیت الاحیہ میں خیفہ اسکول پر بمباری سے درجنوں افراد شہید۔ اسکول میں بڑی تعداد میں بے گھر فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی تھی۔ دیر البلح میں بھی اسرائیل نے رہائشی عمارت کو بمباری کر کے تباہ کر دیا۔ رفح میں قائم میٹرنیٹی اسپتال میں ایندھن کی عدم دستیابی کی بنا پر بجلی کی سپلائی معطل ہو گئی۔ بجلی بند ہونے سے اسپتال میں اسرائیلی بمباری سے اپنے گھر والوں کی شہادت پر دکھی بچے کی ویڈیو نے دل دہلا دیے۔ جنوبی غزہ کے علاقے بنی سہیلہ میں اسرائیلی حملوں میں 8 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شمالی غزہ میں جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر بمباری سے کئی افراد شہید اور زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں میں بچے اور شوہر کی شہادت پر فلسطینی خاتون شدت غم سے نڈھال ہو گئی۔ اسرائیل نے زمینی جنگ کا دائرہ جنوبی غزہ تک پھیلا دیا۔ اسرائیل نے ریڈ کراس کی 2 ایمبولینسز کو بھی نشانہ بنایا۔ غزہ کے نصر میڈیکل کمپلیکس میں 43 لاشیں اور درجنوں زخمی لائے گئے۔ اسپتال انتظامیہ نے خون کے احتیاط کی اپیل کر دی۔ خان یونس میں بمباری سے 3 سالہ بچے کی شہادت پر باپ اور بڑا بھائی آنسو بہاتے رہے۔ غزہ کے 35 میں سے 26 اسپتال غیر فعال ہو چکے ہیں۔ پرائمری ہیلتھ کیئر کے 72 کلینکس میں سے 52 بند ہو چکے ہیں۔ فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 15,900 تک جا پہنچی۔ 250 ہیلتھ خواتین شامل ہیں۔ 50,000 سے زائد زخمی ہیں۔ حماس کے حملوں میں 3 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ حماس نے اسرائیل کی درجنوں فوجی گاڑیاں بھی تباہ کر دی۔ حماس کے جنگجو خان یونس میں بھی اسرائیلی فوج کا زبردست مقابلہ کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی بمباری کے دوران غزہ کی پٹی میں شہریوں کے فرار ہونے کے لیے محفوظ زون کا قیام
नामुमकिन है। अमीर कतर ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से इसराइल को बज़ोर ताकत मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने और गजा जंग बंद करवाने का मुतालबा कर दिया है। दोहा में खलीज ताउन काउंसिल के अहम इजलास से खिताब में अमीर कतर ने गजा में कत्ले आम पर आलमी बरादरी की खामोशी को इंतहाई शर्मनाक करार दिया। खलीज ताउन काउंसिल इजलास में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान समेत अरब रियासतों के सरबराहान ने शिरकत की। GCC रहनुमाओं ने गजा में आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी की मज़म्मत करते हुए फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े रहने का ऐलान कर दिया। दोहा में खलीज ताउन काउंसिल का अहम इजलास, गजा में इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। 6 मुल्की काउंसिल के अरकान ने इसराइल की गजा में जारी फौजी कार्रवाई की मज़म्मत की और इसे आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। इजलास के एलामिये में कहा गया कि GCC ममालिक गजा में अपनी फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं। अमीर कतर ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से इसराइल को बज़ोर ताकत मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने और गजा जंग बंद करवाने का मुतालबा करते हुए गजा में कत्ले आम पर आलमी बिरादरी की खामोशी को इंतहाई शर्मनाक करार दिया। सदर उर्दुआन ने कहा, इसराइली वज़ीर आज़म अपने सियासी मुस्तकबिल की खातिर पूरे खित्ते के अमन को दाव पर लगा रहे हैं। इजलास के एलामिये में कहा गया कि जंग बंदी न की गई तो पूरे खित्ते पर इसके संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। एलामिये में फ़लस्तीनी अवाम की मदद जारी रखने और गजा के रिहायशियों की मुश्किलात और मसाइब को कम करने का अज़्म किया गया। मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने की जानिब एक और कदम। पाक बहरिया में मैरीटाइम पेट्रोलिंग के लिए जदीद तरीन तैयारा शामिल। पाकिस्तान नेवी मुस्तकबिल में मजीद मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट अपने बेड़े में शामिल करेगी। पाकिस्तान की बहरी सरहदों का दिफा मजीद मजबूत। जदीद मैरीटाइम पेट्रोल ATR हवाई जहाज पाक बहरिया के फजाई बेड़े में शामिल। कराची में नेवल एयरबेस PNS महरान में तकरीब का इनेकाद किया गया। अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। नेवल चीफ ने अपने खिताब में कहा कि खित्ते में उभरते हुए बहरी चैलेंजेस से निमटने के लिए मजबूत बहरिया इंतहाई अहम है। नए पेट्रोल एयरक्राफ्ट की शमूलियत से पाक बहरिया की जंग और अमन के दौरान समंदरी निगरानी की सलाहियतों में मजीद इजाफा होगा। तर्जुमान के मुताबिक पाक बहरिया मुस्तकबिल में इस तर्ज के मजीद जहाज फजाई बेड़े में शामिल करेगी। पाक बहरिया के ATR पेट्रोल एयरक्राफ्ट एंटी सबमरीन, एंटी सरफेस और दीगर मैरीटाइम वॉरफेयर मिशंस सरअंजाम देने की सलाहियत रखेगा। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि अमरीकी क़याद में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से जिनसी ज़्यादती और तशद्दुद और बदसलूकी का इंकशाफ हुआ है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के वकील क्लाइव स्टेफर्ड ने शर्मनाक सूरत हाल दुनिया के सामने बयान कर दी। अमरीकी जेल में हव्वा की बेटी की इज्जत पामाल। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के अमरीकी वकील ने बता दिया हकीकी अहवाल। क्लाइव स्टीफर्ड के मुताबिक मुझे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने जिनसी ज्यादती का बताया, जिसके बाद शिकायत दाखिल की गई। हुकूमत पाकिस्तान को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से 2 बार जिनसी ज्यादती के वाकयात से आगाह किया है। क्लाइव स्टीफर्ड ने कहा कि बगराम जेल में भी डॉक्टर आफिया से जिनसी ज्यादती की गई थी। डॉक्टर आफिया से बगराम में जिनसी ज्यादती बतौर तफ्तीशी हरबे के की गई। उन्होंने बताया डॉक्टर आफिया से आए दिन बदसलूकी और तशद्दुद किया जाता है। खेलों की दुनिया में पाकिस्तानी खवातीन की बड़ी कामयाबी। T20 सीरीज में कीवीज विमेन टीम को उन्हीं के मैदान में दूसरी शिकस्त। पाकिस्तान को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल हो गई है। पाकिस्तानी वुमेन टीम के लिए यादगार दिन। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज का दूसरा मैच भी जीत लिया। न्यूजीलैंड को 10 रन से पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 137 रन बनाए। मुनीबा अली 35 और आलिया रियाज 32 रन के साथ नुमाया रही। जवाब में न्यूजीलैंड वुमेन टीम 127 रन पर हिम्मत हार गई। आखिरी ओवर में न्यूजीलैंड को 17 रन दरकार थे, जिसका फातिमा सना ने कामयाब दिफा किया। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की बरतरी हासिल है। आखिरी मैच 9 दिसंबर को खेला जाएगा। जज्बा इंसानियत से सरशार रज़ाकार किसी भी मुआशरे का कीमती असासा होते हैं, जो आजमाइश की घड़ी में बिला मुआवजा अपनी जान हथेली पर रख कर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। रज़ाकारों के आलमी दिन के हवाले से देखिए महपारा ज़मान की ये रिपोर्ट। रज़ाकारों के आलमी दिन पर इस्लामाबाद की हेल्थ सर्विस एकेडमी में सेमिनार। समाजी और इक्तिसादी तरक्की के हवाले से रज़ाकारों का आलमी दिन 1985 से हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ये दिन मनाने का मकसद दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों में सरगर्म अमल रज़ाकारों की बेलौस खिदमात को खराज तहसीन पेश करना है। जंग हो या अमन, जलजला, तूफान, सैलाब या किसी भी आफत की सूरत में रज़ाकार इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना अपना फर्ज समझते हैं। शुरका का
कहना है कि दुखी इंसानियत के बगैर किसी मुआवजे की मदद करना अच्छा लगता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जो सब कुछ फ्री में करती है, लाइक फ्री में इन द सेंस के अपनी तरफ से वो कोशिश करती है कि खुद के एक्सपेंसेस से काम करें, लेकिन उनका जो मेन पर्पस होता है टू सर्व ह्यूमैनिटी। लोगों के काम करना, उनको जिस तरह देखते हैं कि जिनके फादर नहीं होते उनकी हेल्प करना अच्छा फील होता है। ये नहीं कि हमसे पैसे ले आया जाए या नहीं कुछ नहीं, लेकिन उनकी हेल्प करके मुझे अच्छा फील होता है। मुंतजमीन का कहना है कि तकरीब का मकसद नौजवानों में इंसानियत के लिए जज्बा पैदा करना है। ones who are not in such teams, so what they are doing for society, वो अभी अपना किरदार इस सोसाइटी में क्या अदा कर रहे हैं, that's main thing। और आज भी हमारी जो सोसाइटी में आज इस इवेंट में जितने भी लोग इनवाइटेड थे, they were the young youth, so what they are contributing to society, so that is the main point which we have raised। रज़ाकार दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। तरक्की याफ्ता मुआशरों की तश्कील में रज़ाकाराना खिदमात बुनियादी हैसियत की हामिल होती हैं। रज़ाकारों की महारतों से ना सिर्फ दूसरों को फ़ायदा होता है बल्कि इंसानी किरदार भी मजबूत होता है। कैमरामैन उज़ैर के साथ महपारा ज़मान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कोयटा में एक रोज़ा नुमाइश का इनेकाद किया गया। ख़वातीन ने भरपूर हिस्सा लिया। थिएटर आर्ट के जरिए भी ख़वातीन के मसाइल को उजागर किया गया। तफसीलात दानिश मुराद की रिपोर्ट में। ख़वातीन को माली तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दाम। निजी तंजीमों की जानिब से कोयटा में एक रोज़ा नुमाइश का इनेकाद। ख़वातीन ने अपने हाथों से बनाई गई चीज़ों के स्टॉल्स लगाए। लोगों ने नुमाइश में भरपूर हिस्सा लिया। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम बराए ख़वातीन की पाकिस्तान में नुमाइंदा शर्मिला रसूल ने स्टॉल्स का दौरा किया। इनका कहना था 16 रोज़ा खुसूसी मुहिम का मकसद ख़वातीन के मसाइल को उजागर करना है। The 16 days of activism is a campaign not just in Pakistan, it's across the world. The campaign is an effort to eradicate violence against women. स्टॉल्स लगाने वाली ख़वातीन ने भी नुमाइश के इनेकाद को खूब सराहा। इसमें बस हम लोगों का एम ये है कि हम लोग लेडीज़ और जो गर्ल्स हैं उनको वायलेंस के मुतालिक उनकी आगाही करें, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं। बेसिकली जो हम ख़वातीन हैं जो अपना घर में बैठ के अपना काम करती हैं, जब तक वो बाहर नहीं आएंगी, अपनी एबिलिटीज़ को लोगों के सामने शो नहीं करेंगी, तब तक तो उनके काम सामने उभर के नहीं आएगा। नुमाइश के अलावा तकरीब का भी एहतमाम किया गया था, जहाँ थिएटर आर्ट के जरिए ख़वातीन के मसाइल को उजागर करने के साथ साथ इनके हल पर भी जोर दिया गया। कैमरामैन गुलाम मुर्तजा के साथ दानिश मुराद, बोल न्यूज़, कोयटा। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।